कभी सोचा है कि जिस कंप्यूटर पे हम काम करते हैं या जिस ईमेल से हम जुड़े हुए हैं उसके पीछे की कहानी क्या है? अच्छा, मजेदार बात यह है कि इन दोनों ही चीजों की जड़ें भारत से जुड़ी हैं। आज हम उन्हीं इनोवेटर्स की कहानी जानेंगे जिन्होंने सिलिकॉन वैली में भारत का परचम लहराया। देखिए, आज की ये जो डिजिटल दुनिया है ना, इसे बनाने में दुनिया भर के दिमागों का हाथ है। और कुछ सबसे बड़े, सबसे कमाल के आइडियाज ऐसी जगहों से आए जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। इंडिया टुडे ने इनके बारे में बिल्कुल सही लिखा था कि उनमें बड़े सपने देखने का साहस था और फिर उन सपनों को हकीकत में बदलने का विश्वास भी। और ये कोई छोटी मोटी हकीकत नहीं थी, बल्कि कई अरब डॉलर की हकीकत थी जिसने इन्फोटेक की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज का हमारा सफर कैसा होने वाला है? सबसे पहले हम दो दिग्गजों की कहानियों में उतरेंगे, फिर हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने पूरे एक इकोसिस्टम को प्रेरित किया, और आखिर में हम भविष्य की तरफ भी झांकेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उस इंसान से जिसे फादर ऑफ पेंटियम कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं विनोद धाम की, जिन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर की नींव रखी। फादर ऑफ द पेंटियम चिप। सुनिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक पूरी क्रांति का प्रतीक है। इंटेल में विनोद धाम की लीडरशिप ने ही पर्सनल कंप्यूटर को इतनी ताकत दी कि वो हमारे घरों और ऑफिस की हर टेबल तक पहुंच गया। तो ये कहानी शुरू होती है 1990 के दशक में। विनोद धाम के अंडर में इंटेल ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और फिर 1993 में पहला पेंटियम प्रोसेसर लॉन्च करके इतिहास रच दिया। इसके बाद तो जो हुआ वो हम सब जानते हैं। इंटेल इनसाइड का स्टिकर दुनिया की हर मशीन पर नजर आने लगा। 31 लाख, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उस पहले पेंटियम चिप पर लगे ट्रांजिस्टर्स की संख्या थी। मतलब ये टेक्नोलॉजी में एक इतनी बड़ी छलांग थी जिसने कंप्यूटिंग पावर को रातों रात कई गुना बढ़ा दिया। तो पेंटियम का असली जादू था क्या? वो था इसका सुपर स्केलर आर्किटेक्चर। अगर आसान भाषा में समझें तो ये चिप एक ही वक्त में एक से ज्यादा काम कर सकती थी। सोचिए, उस जमाने में कॉम्पिटिटर्स को लगता था कि ऐसा करना नामुमकिन है, लेकिन धाम और उनकी टीम ने यह कर दिखाया। तो एक तरफ तो हार्डवेयर यानी प्रोसेसर तेज हो रहे थे, लेकिन उसी समय एक और क्रांति भी दरवाजे पे दस्तक दे रही थी। ये थी सॉफ्टवेयर की क्रांति, जिसने हमारे बातचीत करने का तरीका हमेशा के लिए बदल डाला। विनोद धाम की तरह ही सबीर भाटिया भी कुछ अलग सोच रहे थे। उन्होंने ये समझा कि इंटरनेट की असली ताकत सिर्फ तेज प्रोसेसर में नहीं, बल्कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में है। और बस इसी सोच से जन्म हुआ हॉटमेल का। हॉटमेल इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों था? अच्छा, याद कीजिए, पहले के जमाने में ईमेल आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी से बंधा होता था। मतलब आईएसपी बदला तो ईमेल गया। हॉटमेल ने इसी बंधन को तोड़ा। अब ईमेल वेब पर था, मुफ्त था और दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस किया जा सकता था। इसीलिए तो इसे 4 जुलाई यानी अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे पर लॉन्च किया गया। ये आईएसपी से आजादी का सिंबल था। $40 करोड़, ये वो कीमत है जो माइक्रोसॉफ्ट ने हॉटमेल के लिए चुकाई, वो भी लॉन्च होने के सिर्फ 2 साल बाद। उस दौर के हिसाब से ये एक अनबिलीवेबल अमाउंट था। इसने एक बात तो साफ कर दी थी कि भविष्य वेब आधारित सर्विसेज का ही है। तो देखिए, धाम और भाटिया जैसे लोग अकेले नहीं थे, वो एक बड़े बदलाव का हिस्सा थे। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और उस दौर के पूरे माहौल को समझते हैं। मतलब मौके क्या थे और चुनौतियां कैसी थी। जरा 2009 के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। जहां अमेरिका में स्टार्टअप्स के लिए $23 अरब से ज्यादा का फंड था, वहीं भारत में यह आंकड़ा सिर्फ $0.6 अरब था। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय इकोसिस्टम तब कितना नया था और स्टार्टअप्स के लिए आगे बढ़ने का फ्यूल कितना कम था। लेकिन पैसे से भी बड़ी एक चुनौती थी, और वो थी सही लोग। आईएससी की रिपोर्ट में एक भारतीय सीईओ ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा, आईटी बूम के दौरान हमारे कई अच्छे कर्मचारियों को दूसरी कंपनियां ले गईं। मतलब टैलेंट को ढूंढना और फिर उसे कंपनी में बनाए रखना एक बहुत बड़ी जंग थी। और ये बात सिर्फ एक सीईओ की नहीं थी। जब पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में स्टार्टअप्स की सफलता के कारण देखे गए, तो मार्केट अपॉर्चुनिटी के ठीक बाद दूसरे नंबर पर लोग ही थे। ये बात एकदम साफ थी। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया क्यों ना हो, अगर उसे हकीकत में बदलने वाली टीम नहीं है तो वो बेकार है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? देखिए, किसी भी सफल स्टार्टअप के पीछे एक सिंपल सा समीकरण होता है। एक बड़ा मार्केट, उसे चलाने के लिए पैसा और सबसे जरूरी वो टीम जो ये सब कर सके। उस दौर में ये टीम बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती भी थी और सबसे बड़ा हथियार भी। तो विनोद धाम और सबीर भाटिया ने जो नींव रखी, उस पर आज की पीढ़ी क्या बना रही है।
चलिए अब भविष्य की तरफ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनोवेशन की अगली लहर क्या हो सकती है। भविष्य का रास्ता हमें खुद सबीर भाटिया दिखा रहे हैं। उनका मानना है कि अगली क्रांति एआई और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की होने वाली है, और इसकी तैयारी रट्टा मारकर नहीं होगी, बल्कि जैसा वो कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स से सशक्त बनाने से होगी। आखिर में विनोद धाम और सबीर भाटिया की असली विरासत सिर्फ पेंटियम चिप या हॉटमिल नहीं है। उनकी असली विरासत है वो विश्वास जो उन्होंने जगाया, ये विश्वास कि भारतीय एंटरप्रेन्योर्स भी दुनिया को लीड कर सकते हैं। उन्होंने एक रास्ता बनाया जिस पर चलकर आज हजारों लोग बड़ी सपने देखने की हिम्मत कर पा। तो सवाल ये उठता है, जिस तरह पेंटियम और हॉटमेल ने अपनी पीढ़ी को डिफाइन किया, भारत का अगला वर्ल्ड चेंजिंग इनोवेशन क्या होगा? क्या वो एआई में होगा, स्पेस टेक में, या फिर किसी ऐसी फील्ड में जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? इसका जवाब शायद अगली पीढ़ी के इनोवेटर्स के पास ही है।